हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट रहा होगा ईपीएफओ एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली पहले उस पर वर्क कीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अच्छे सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं लाइक एस पॉलिटी किसी का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, किसी का मैथ होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का इकोनॉमिक्स होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, वो तो आप कर लेंगे। जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं पहले उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। और ये जो 60 डेज़ का इनिशिएटिव है ये तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा ही करेगा आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। और साथ साथ मैंने आपको स्ट्रेटजी सेशन में भी बताया था, और जो मेरा फर्स्ट सेशन था 60 डेज़ इनिशिएटिव में, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था 1000 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली इनमें से आपको 50 to 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये एक आपके लिए एडवांटेज रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डेली डोज में क्वेश्चन डिस्कस होंगे। इन फ्यूचर जब हमें लगेगा कि क्वेश्चंस ज़्यादा करवाने चाहिए तब भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे, डेली टू डेली मिलेंगे, लेकिन जो पहले अपलोडेड हैं उनको भी आपने देखना है, ठीक है जी। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से एक टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और वैसे मुझे डिसीज़ करवाना था, बट डिसीज़ से पहले हमें समझना होगा सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अब सेल स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हमने केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा होगा एटम, ठीक है। डेफिनेटली हम सब जानते हैं एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, लाइक जैसे प्लांट है, एनिमल है, हम दो ही एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल है, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, हमारा सेल, ठीक है। अब जो सेल है इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो ये सेल का स्ट्रक्चर है, वैसे तो सेल हमें विजिबल नहीं होता, माइक्रोस्कोप से ही हमें देखना पड़ता है, लेकिन अगर हम समझे सेल के मेनली जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से ही है, ठीक है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, लाइसोसोम देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मेरे सारे क्वेश्चन सीरीज़ को देखा है साइंस की, तो डेफिनेटली मैंने वहाँ पर 7 to 8 क्वेश्चन सेल से ही डिस्कस करवाए हैं। सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। एग्जामिनर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछता है, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, ठीक है। साइंस में इस तरह से वेटेज रहती है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ईपीएफओ की, चाहे आप किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा सेशन अच्छे से डिस्कस करेंगे हम, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इसी में ही डिस्कस करेंगे, मतलब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब सेल होता क्या है, देखिए गाइस, सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। आर लिविंग बीइंग शोन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको डिफाइन करें, सेल इज डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, और इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है जी। और सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जब डिस्कवर्ड किया सेल, तो इन्होंने डेड सेल डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी लिविंग थिंग अंडर माइक्रोस्कोप। मैंने आपको जैसे कि बताया ना, सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो टर्म है सेल, ये भी इन्होंने ही दी थी, ठीक है जी। पहले इन्होंने सेलुलर टर्म दी थी, फिर उसी से ही सेल पड़ गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए सेलुलर, ये इन्होंने ही टर्म दी थी अपनी एक बुक में। इनकी बुक भी आप याद रखना, समटाइम्स ऐसे स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। माइक्रोग्राफिया, इस बुक में इन्होंने ये टर्म को बताया था अच्छे से। और इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा डेड सेल पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग सेल पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, देन उन पर्सन का नाम है ल्यूविन वैन हॉक, ठीक है, 1674। वैसे ईयर आपसे पूछे नहीं जाते, रेलवे एग्ज़ाम में या स्टेट एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं ईयर, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ईपीएफओ में ईयर्स नहीं आएंगे, ठीक है। बट आप अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पर ईयर को भी याद रख सकते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर्ड किया, देन 1674 में ल्यूविन हॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया। और वही माइक्रोस्कोप से मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो है जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड किया था, ठीक है जी।
एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कोर अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। और ये है ल्यूएनहॉक का माइक्रोस्कोप जिसमें उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है जी। उसके बाद सेल थ्योरी तो आपको पता ही है बहुत ही टाइम के बाद आई थी। शेल्डन, शेवान और रिडोल्फ विर्चोव का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है सेल थ्योरी में, इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है जी। अब देखिए सेल थ्योरी में सबसे पहले शेवान ने एनिमल सेल को कवर किया। एनिमल सेल में बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना शेवान ने कौन सी थ्योरी दी थी हमें, एनिमल सेल की, ठीक है जी। एनिमल सेल्स कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो ये इन्होंने 1839 में दी थी। इनसे पहले 1838 में शेल्डन ने थ्योरी दी थी प्लांट्स में, सम स्पेशलाइज्ड सेल्स आर फाउंड। इन्होंने सेल्स में अपनी स्टडी दी, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखें सेल का जो स्ट्रक्चर है प्लांट और एनिमल में लगभग सेम है, लेकिन हमें कुछ एक डिफरेंस है जिनको अच्छे से समझना होगा। जैसे सेल वॉल है जो हमें सेल में प्लांट में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको समझाऊंगा, अभी ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। अगर हम सिंपल थ्योरी समझें, देखो इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि प्लांट्स में इस तरह से सेल्स होते हैं, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और शेवान ने एनिमल सेल के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आते कहाँ से हैं, ठीक है ना। तो ये हमें किससे पता लगा, रिडोल्फ विर्चोव से, ठीक है जी। तो रिडोल्फ विर्चोव ने यहाँ पर थ्योरी दी, एक तरह से कंप्लीटली सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ये नाम याद रखना, रिडोल्फ विर्चोव। इन्होंने क्या कहा, ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। जो सेल्स हैं वो सेल से ही बेसिकली उनका हमें कंपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है जी। और इनकी क्या क्या थ्योरी से मैं आपको बता देता हूँ। सेल बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टिश्यू की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। वैसे इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके एग्जाम में, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम समझें, सेल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सेल, ये इन्होंने बताया। देन उसके बाद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें कहाँ से पता लगती है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, इनसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने थ्योरी दी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस इन द सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है जी। और जो हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, लाइक जैसे हमें एंसेस्टर्स के बारे में पता करना है, तो आप लोग डेफिनेटली सुना होगा मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में कि डीएनए टेस्ट करवा लो, ठीक है ना। और अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है, उसमें भी डीएनए आरएनए आपने टर्म सुनी होगी। हम इस सेशन में भी अच्छे से समझेंगे, बट ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे। डीएनए आरएनए काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि सेल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सेल, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, सेल प्रोवाइड्स द सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ठीक है जी, और हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। और अगर हम इसकी यहाँ पर थ्योरीज में देखें तो प्रोवाइड एनर्जी एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, ई सेल हैज़ न्यूक्लियस विच कंटेन डीएनए, जो मैंने आपको बताया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए और एक्सप्रेस विद इन द सेल, ठीक है जी। और साइज ऑफ सेल देखें तो अगर देखिए हम ह्यूमन बॉडी की पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, वो है स्पर्म। ये मेल में आपको देखने को मिलेगा और फीमेल में देखने को मिलेगा ओवम, ठीक है जी। और सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बीइंग में आपको देखने को मिलेगा नर्व सेल, ठीक है जी। ये लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है। और अगर हम वैसे समझें, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टियम, और इसको हम लोग फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और समटाइम्स इसकी इसकी एक तरह से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है PPLO की, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। और इसका साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर आपको 0.3 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और ऑस्ट्रिच एक सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है, एवरेज साइज़ इसका 170 mm इंटू 175 mm, ठीक है जी। ये सबसे लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच। और ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लार्जेस्ट है नर्व सेल, सबसे स्मॉलेस्ट है स्पर्म मेल के केस में और ओवम फीमेल के केस में, ठीक है जी। चलिए
उसके बाद अगर हम देखें सेल थ्योरी मैंने आपको बताई दी, सेल थ्योरी किसने दी है, ये 3 पर्सन का काफ़ी योगदान है, शेल्डन, शिवान एंड रिडोल्फ विर्चोफ, ठीक है जी। और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल को हम एक बार देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर प्रो लग गया, मतलब जो इनिशियल स्टेज पे है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, ठीक है। सम प्रोकैरियोटिक सेल्स सच एज बैक्टीरिया हैव रीजन विद इन द सेल वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा हमें आरएनए और डीएनए नहीं देखने को मिलता है, मतलब होता है आरएनए डीएनए, या आप ऐसे समझो उनमें से एक होता है, ठीक है। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन हम इस पूरे के पूरे रीजन को क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड, क्योंकि डीएनए या आरएनए तो हमें देखने को मिलेगा, जो वो रीजन डेवलप नहीं हुआ जो डेवलप होना चाहिए था सेल के अंदर, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है जी। और ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया और एर्कोबैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है जी। और इसके जो सेल की साइज़ की रेंज है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है जी। क्या इसमें रिप्रोडक्शन होगा, बिल्कुल होगा। प्रोकैरियोटिक रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन में, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में ये एक तरह से रिप्रोड्यूस करता है, ये भी एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है जी। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, ये हमें मेनली ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है, कम्प्लेक्स है नेचर में, ठीक है जी। और इसमें न्यूक्लियस बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है, या फिर आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं दैट न्यूक्लियस इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड द सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है जी। और एग्जांपल है इसका ह्यूमन, और इसका अगर हम साइज़ देखें सेल का तो 10 to 100 माइक्रोमीटर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें ह्यूमन भी है, प्लांट भी है, फंजाई भी है, प्रोटोजोन भी है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आपका सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन समझिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है अभी हम समझेंगे, डायग्राम में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको एनिमल सेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हो यही सेल हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, एनिमल सेल। ऑब्वियसली हम एनिमल में ही आते हैं। जो ये ब्लैक लेयर आपको देखने को मिल रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये सबसे आउटर लेयर होती है ह्यूमन बीइंग में। अगर हम बात करें प्लांट सेल में, प्लांट सेल में जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, ठीक है। अब आप कंसीडर करो, आप एक प्लांट को देखते हो, जब भी एक ट्री को देखते हो तो वो काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। जब आप उसको पंच करते हो एक, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली दर्द होगा क्योंकि काफ़ी हार्ड है। और सेम पंच आप अपने फ्रेंड को करो तो आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो हमारी तरह मूवेबल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए प्लांट सेल का जो सबसे आउटर लेयर है वो कौन सी होती है, सेल वॉल होती है। बाकी हम डिटेल में समझेंगे सेल वॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले हम समझते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। अब देखिए, एनिमल सेल आर मल्टी सेलुलर, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ट्रिलियन ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो, ज़्यादा हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, देयर आर मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स, अप्रोक्सीमेटली 200 डिस्टिंक्ट सेल टाइप इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। अब डिफरेंट सेल होंगे जो हमारी बॉडी में डिफरेंट वे में वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लांट सेल भी एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है जी। और इसमें हमें कुछ जैसे लाइक एस सेल वॉल, प्लास्टिड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। अब प्लास्टिड्स का क्या रोल होता है, जैसे आप लोग कोई भी वेजिटेबल लेकर आते हो वो ग्रीन कलर की होती है, फ्रूट लेकर आते हो जैसे बनाना है वो येलो कलर का होता है, ऑरेंज लेकर आते हो, मैंगो लेकर आते हो, टमाटो, ठीक है, जो भी वेजिटेबल है या फ्रूट्स हैं उनका कलर डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि उनमें प्लास्टिड के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। प्लास्टिड के भी फर्दर टाइप हैं, ठीक है, उनको हम अच्छे से समझेंगे। अब ह्यूमन बॉडी में हम लोग या ह्यूमन बीइंग में हम कलर जो होता है वो एक तरह का ही देखते हैं,
हालांकि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली फेयर एंड डार्क हो सकता है, लेकिन कलर तो हमें डिफरेंट देखने को नहीं मिलता ना, किसी ह्यूमन का ग्रीन कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, ऐसे नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लास्टिड होता है वो एनिमल में नहीं होता, और सेल वॉल मैंने आपको बता ही दिया क्यों हमारे ह्यूमन में नहीं होता है, ऐसे तो फिर हम भी बहुत हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम लास्ट में समझेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। ये जो आपका एक तरह से चार्ट है, इसको हम लास्ट में कंसीडर करेंगे, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। पहले हम बेसिक समझते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके नेम हैं, ये आप लिख लेना, प्लाज्मा लीमा एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है जी। एंड इट इज मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्मा एंड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोप्लाज्मा? अब साइटोप्लाज्मा क्या है, इसको भी हमें समझना होगा, तभी हमें समझ में आएगा ना, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्मा के सराउंडिंग में होती है, ठीक है जी। और ये सराउंडिंग में होती है, और किससे बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से। देखिए साइटोप्लाज्मा क्या होता है, अब हमने सेल समझा, सेल में से हम सेल वॉल माइनस कर दें, सेल वॉल जो कि हमें किस में देखने को मिलती है? प्लांट सेल में। अगर हम माइनस करेंगे क्या आएगा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी। अब अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस माइनस कर देंगे, प्रोटोप्लाज्म में से मान लो हमने न्यूक्लियस माइनस कर दिया, न्यूक्लियस माइनस करने के बाद हमें क्या मिला यहाँ पर? साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। मतलब ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमारा एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें हमने पहले सेल वॉल को माइनस कर दिया, सेल वॉल को माइनस करा तो क्या आया हमारा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में हमने न्यूक्लियस को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये जो मिड में आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और राइबोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, और जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी के सभी इसमें होंगे, बस एक न्यूक्लियस नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक तरह से ऐसे समझ लो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक तरह से आप इसको जेली की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी ये समझा यहाँ मेड, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किससे हमें देखने को मिलता है? मेड अप बाय फोस्फोलिपिड्स, ठीक है जी। एंड इट इज सिलेक्टिव परमिट। सिलेक्टिव परमिट क्या होता है? इसको ऐसे समझ लो, इट कंसिस्ट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी में मान लो कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन माने जो हमारी आउटर बॉडी है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में आउटर और इन नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, लाइक ऐसे हम बिल्कुल यहाँ पर बाउंड कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हमारी स्किन से स्वेट निकलता है, ठीक है। खैर वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एग्जांपल नहीं है, लेकिन कंडीशन को समझो, सेल क्या होगा अगर उसमें से इन और आउट नहीं होगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो ये एक तरह से सेमी प्रिएबल इन नेचर होता है, ठीक है, जो एक तरह से कंसिस्ट करता है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सिलेक्टिव सब्सटेंस को ये इन एंड आउट करता है सेल से, और सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेलुलर कंपोनेंट जो अंदर होते हैं सेल के, उनको डैमेज और लीकेज होने से एक तरह से प्रोटेक्ट भी करता है। अगर सभी का सभी बाहर चला जाएगा तब भी सेल कहीं ना कहीं मर जाएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर जो मटेरियल होता है वो तो अंदर ही रहता है, जो वेस्टेज है वो बाहर आ जाता है, इन एंड आउट होता रहता है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम फंक्शन समझें, या फिर आप इसको डिटेल में समझो तभी आपको क्लियर होगा। देखो, ये एक टर्म है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? टेकिंग ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दो टाइप से हम अपनी बॉडी में या फिर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो कि सेल ईटिंग, ठीक है। अब सेल ईटिंग, और एक हम कंसीडर कर लेते हैं सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। अब एंडोसाइट्स को हमने क्या समझा? टेकिंग ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ टू टाइप, ठीक है। अगर यहाँ पर सेल ईटिंग मतलब कुछ भी, और सेल ड्रिंकिंग, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? फैगोसाइटोसिस, ठीक है जी। और सेल ड्रिंकिंग को हम कंसीडर करेंगे पाइनोसाइटोसिस। अब ये तो हुआ
इनसाइड के केस में। अगर हम आउटसाइड के केस में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ये एंडो है, ये क्या हो जाएगा हेक्सो, हेक्सोसाइटोसिस। मतलब बिल्कुल रिवर्स, एंडोसाइटोसिस का रिवर्स, मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इंक्लूडिंग रिवर्स पाइनोसाइटोसिस। ठीक है, मतलब सेल से कुछ एक्सर्ट करना, बाहर निकालना, इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का, ये किसने दिया था, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल कहा जाता है इसको, और ये दिया किसके द्वारा था, सेंगर एंड निकोलसन के द्वारा। और इसका मेन फंक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ, सेमी प्रीएमल मेम्ब्रेन है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, और इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है जी, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हालांकि अगर हम सेल वॉल के कंपेरेटिवली समझें तो ये कम प्रोटेक्टिव नेचर का है। ठीक है, वो काफ़ी रिजिड है, बट यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंगली हमें रिजिडिटी नहीं चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब सेल वॉल यहाँ पर हम समझते हैं जो सेकंड है, और ये हमें एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता, प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो सेल वॉल प्रोवाइड करता है हार्डनेस टू द सेल। ठीक है जी, प्रोवाइड हार्डनेस टू द सेल, इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल में ये फाउंड नहीं होता। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि एनिमल सेल में क्या ये एक तरह से सेल वॉल प्रेजेंट होता है, या इसको इस तरह से पूछा हुआ था, एनिमल सेल में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो हार्ड क्यों नहीं होती। ठीक है, इसको फिर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा गया था। ऐसा करते हैं हम डेली डोज में इसको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन का है, सेल वॉल का है, वो किस तरह के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेल वॉल इज़ मेड अप बाय सेलुलोज, इसको ऐसे समझो आप, जो सेल वॉल होता है ये मैंने आपको बताया प्लांट्स में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अगर आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा तो ये किसका बना होगा, सेलुलोज का। ठीक है, अगर फंजाई में भी आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। ठीक है, जो फंजाई में सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का। ठीक है जी, और एल्गाई में जो सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है, हेमीसेलुलोज का। 10 सेकेंड, हेमीसेलुलोज। ठीक है जी, मेन फंक्शन क्या है सेल वॉल का, टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन। ठीक है जी, एक्सटर्नल इन्वेजन से बचाता है, रिजिड होता है। सेल वॉल ऑफ एल्गाई एंड डेवलप ग्रीन प्लांट्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है जी, चलिए तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन फंक्शन क्या है, इट मेंटेन शेप ऑफ द प्लांट सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। अच्छा, ये यहाँ पर शेप से मुझे याद आया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इरेगुलर जो आउटर सरफेस होता है वो किसका होता है, तो याद रखना वो होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, जो रेगुलर या बिल्कुल प्रॉपर एक शेप में होता है, जो आउटर लेयर होती है वो किसकी होती है, प्लांट्स की, सेल वॉल। ठीक है जी, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द प्लांट सेल। एंड सेकंड पॉइंट, द सेल वॉल इज फ्रीली permeable, allowing the substance in solution to enter and leave the cell without inheritance। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है न्यूक्लियस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूक्लियस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसको इन्वेंटेड किया था, डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है जी, एंड इट इज़ ए स्पेरिकल एंड इलेप्टिकल, ये आपको स्पेरिकल और इलेप्टिकल देखने को मिलेगी सेल के अंदर। ठीक है जी, एंड दिस इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर फॉर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, या आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। जो न्यूक्लियस है वो मेनली सारा का सारा जो वर्क होता है सेल का, ऑलमोस्ट 30 to 40% सारा वर्क न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, डायरेक्टली कंट्रोल करता है सभी सेलुलर फंक्शंस को। ठीक है जी, और इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए एंड आरएनए, इसको आप न्यूक्लिक एसिड कंसीडर कर सकते हैं, डीएनए और आरएनए को। ठीक है जी, और मेनली जो हम लोगों को यहाँ पर न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए कंपोनेंट्स क्या है न्यूक्लियस के, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म बिल्कुल ऐसे ऐसे समझ लो, ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म आपको ये बिल्कुल जो सेंटर में, न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस।
उसके बाद ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये प्रोटेक्ट करता है जो आउटर पार्ट है सेल का, और जो इनर पार्ट है उसे प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियर एनवलप। आप इसको लेयर भी मान सकते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है जी। उसके बाद क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन ये आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। बस मेनली आपने याद रखना है द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस आर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर नेटवर्क, ठीक है जी। एंड इट सेंड सिग्नल टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर एंड डिवाइड एंड डाई, ठीक है। देखो अब यहाँ पर सिंपल सी बात समझो, न्यूक्लियर एक्सिड है, डीएनए एंड आरएनए है, ठीक है। अब यहाँ पर जेनेटिक भी कहीं ना कहीं कंसिडरेबल होगा, मतलब क्रोमोसोम भी देखने को मिलेंगे, तो डिवीज़न भी होगा, और ये सिग्नल को भी सेंड करता है सेल्स में, ग्रो करने में भी हेल्प करता है, मैच्योर होने में भी हेल्प करता है, इवन डिवीज़न भी करता है, ठीक है। और साथ साथ जो सेल डाई होते हैं वो भी न्यूक्लियस की ही एक तरह से कंडीशन होती है, ठीक है जी। आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको अब हम समझेंगे, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन बनाता है। अब रेप्लिकेशन कैसे बनाता है ये लास्ट में आपको डीएनए और क्रोमोसोम में आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम को, ठीक है जी। मेन फंक्शन डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये हम चलिए लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली सेल्स में अगर हम देखें प्रोटीन को छांटने का काम करता है, या फिर आप इसको इंग्लिश में कंसीडर कर सकते हैं प्रोटीन शॉर्टनिंग का काम करता है। जो प्रोटीन अच्छा है उसको अपने पास रख लेता है, बाकी जो प्रोटीन वेस्ट लगता है उसको ये निकाल देता है, ठीक है जी। इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था पॉटर ने 1945 में, ठीक है जी। एंड इट इज स्प्रेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल आप आउटर ही कंसीडर करो, जो न्यूक्लियस का आउटर होता है वो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। उसके बाद ये दो तरह का होता है, इसको आप दो तरह से समझो तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक होता है स्मूथ वेल्ड ईयर, ठीक है, एक होता है स्मूथ वेल्ड ईयर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक जो सेकंड होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है इसको समझिए। देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय द राइबोफोरिन लिख सकते हो जो ये रफ वाला है, इट इज़ कनेक्टेड बाय राइबोफोरिन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसके पास साइंस नहीं रहा होगा +1 एंड +2 में, 10 तक उन्होंने पढ़ा होगा, तो अभी के लिए साइंस उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि हम किस तरह से 5-6 नंबर ग्रैब कर सकते हैं। देखो टॉपिक हम वही करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उनको अच्छे से देख लेना, आपके 5-6 जो 6 नंबर का आना है EPFO में साइंस, वो नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें प्रेजेंट क्या होता है, राइबोफोरिन एंड राइबोसोम, ठीक है। और इसी वजह से ये रफ होता है, यही कंडीशन है इसकी। और जो हमारा स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, ना ही इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता, ठीक है, और ना ही इसमें राइबोफोरिन होता। लेकिन ये काम क्या करता है, अगर हम क्वेश्चन पूछें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करता है, तो ये स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज का काम करता है। और ये मेनली इस तरह के सेल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, पैनक्रियास में और लीवर में। अब आपको समझ में आ गया कि सेल हमारी बॉडी में डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 230 टाइप के सेल हैं, वैसे तो सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में ट्रिलियंस में आपको सेल देखने को मिलेंगे हमारी बॉडी में, लेकिन अगर हम बात करें उनका जो वर्किंग अपना सेल का अलग अलग वर्किंग होता है, ठीक है। तो पैनक्रियास में और लीवर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। It forms a supporting framework of cell. It helps in synthesis and transport of protein and fat, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो अच्छे वाला होता है उसको रख लेता है, शॉर्टनिंग का काम करता है। It segregation apparatus and divide cytoplasm into chamber. It helps in formation of nuclear membrane during the cell division,
ठीक है, तो मेनली इसके ये काम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्गी या गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं वैसे, लेकिन कई जगह आपने गोल्गी भी सुना होगा, लेकिन इसको गोल्जी ही बोला जाता है। जो गोल्जी बॉडी थी इसको इन्वेंटेड किया था कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है जी, 1898। ये जरूरी नहीं है, जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इसको किसने डिस्कवर किया था, ये आपने याद नहीं करना है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था 1898 में कैमिलो गोल्जी ने, और इसका मेनली काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इसको ट्रैफिक कंट्रोलर भी हम लोग कहते हैं। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेलुलर मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है राइबोसोम में, वो बेसिकली प्रोसेस्ड होता है गोल्जी बॉडी में, और उसको फिर बाद में डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। एक बार मैं इसको अच्छे से आपको बता देता हूँ। द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द राइजोसोम्स आर प्रोसेस्ड इनसाइड द गोल्जी बॉडी एंड आर प्राउड टू देयर डेस्टिनेशन। एक तरह से ये डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। बस इसका यही काम है जो आपको याद रखना है। लाइसोसोम। अब लाइसोसोम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं लाइसोसोम से, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था, डेवर्ड ने, ठीक है जी। और इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। देखो इसके पास एक तरह का हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो जिसमें डाइजेस्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो, लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है, समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास अगर इस तरह का एंजाइम होगा तो डेफिनेटली ये फूड को भी डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अब देखो सेल का मेनली काम क्या है, आरबीसी जो हमारा सबसे जो आरबीसी है वो भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। और आरबीसी में भी काफ़ी सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब हर बॉडी का अपना, अगर हम देखें स्ट्रक्चर, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो सेल ही है, तो सेल के बिना तो कोई काम होगा नहीं, ठीक है। अब जो सेल हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है, वो क्या है, हाइड्रोलिटिक सेल है। अब समटाइम्स क्या होता है, लाइसोसोम्स जो डाइजेशन करता है फूड का, वो डाइजेशन करते करते सेल्स को भी एक तरह से डाइजेस्ट कर जाता है, सेल्स को भी खा जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इट आल्सो हेल्प द एलिमिनेट फॉरेन पार्टिकल्स, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको खा जाता है, वायरसेस खा जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हैं, जो ये फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करते हैं तो लाइसोसोम उन पर अटैक करता है और उनको खा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। मैं इसको एक बार दोबारा बोल देता हूँ, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट आल्सो हेल्प टू एलिमिनेट फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना आप, ठीक है। अच्छा, एक वायरस से याद आया, अब देखिए जो सेल होता है, अब हमने सेल पढ़ा कि सेल का जो क्रिएशन है वो सेल से ही होता है, क्या ये एप्लीकेबल है वायरस में, बिल्कुल भी नहीं। अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो हम डिसीज़ में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे कोरोना वायरस को। मैं सोच रहा हूँ एक अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाऊँ कोरोना वायरस की, जितने भी अभी तक हमारी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स रहे हैं और जो भी वेरिएंट देखने को मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसको लेकर जो टेस्ट फैसिलिटी हैं हमारे देश में, वर्ल्ड में, और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चला है, तो इसको लेकर एक स्पेशल आप लोगों को वीडियो मिले, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, वायरस आर द अजम्पशन ऑफ टू सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी है ना, कि सेल ही बेसिकली सेल का जो क्रिएशन है वो सेल से ही होगा, तो वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, ठीक है। वायरस आर द अजम्पशन टू द सेल थ्योरी, ये याद रखना, ठीक है। समटाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही सिंपल कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और हम उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको इस तरह से देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस, ये एटीपी सिंथेसिस का काम कर रहा है, ठीक है जी। ये इस तरह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसको इन्वेंट किया था बेंदा ने। अगर हम इसको सिंपल टर्म में समझे, वैसे तो फर्स्टली इसको ऑब्जर्व किया था गॉलिकर ने, देन अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट का नाम दिया, फिर बेंदा ने इसको टर्म दिया माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इट वाज इन्वेंटेड बाय बेंदा, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब एटीपी क्या है, एटीपी जो प्रोड्यूस हो रहा है इसके इनसाइड,
उसको हम किस तरह से समझेंगे, देखिए एटीपी इज प्रोड्यूस्ड वाया मैकेनिज्म कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब एक तरह से एनर्जी ट्रांसफर का काम कर रहा है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बेसिकली और क्या काम करता है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और जो एटीपी प्रोड्यूस करता है वाया मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं F0 to F1, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान रखना, जस्ट अ सेकेंड, F0 to F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ऑर्गेनल्स या इनसाइड द ऑर्गेनल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इट इज़ टू मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पर जो स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन metallic activity, higher the metallic activity higher the number, these are the 25 in human sperm, ठीक है जी। 300 to 400 किडनी सेल में हमें देखने को मिलते हैं, 1000 to 1600 हमें लीवर सेल में देखने को मिलते हैं, और मैक्सिमम नंबर इसका हो सकता है 50,000, ठीक है जी, फ्लाइट मसल सेल में। और एवरेज साइज क्या है इसका, 0.5 to 1 माइक्रो, ये माइक्रो है, यहाँ पर पीएम नहीं है, माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड लेंथ इज अप टू 1.10 1 या फिर 10 के बीच में होगा माइक्रोमीटर, ठीक है जी। सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने आपको बताई है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। पावर हाउस का काम करते हैं, क्योंकि एटीपी जो है वो एक तरह से एनर्जी की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम फाउंड हमें ग्रैनुअल की फॉर्म में ये देखने को मिलता है राइबोसोम, और ग्रैनुअल की फॉर्म में देखने को मिलता है इसलिए हम इसको पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। और इसको डिस्कवर्ड किया था पैलेट ने, ठीक है। और ये जब डिस्कवर्ड किया था तो ये ग्रैनुअल्स में हमें देखने को मिला था, मतलब ग्रैनुअल्स क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे कण, ठीक है। और इसी वजह से इसको हम पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइबोसोम आर आल्सो नोन एज, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने ध्यान रखना है पैलेट पार्टिकल्स भी इसको कहा जाता है। उसके बाद मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ आरएनए। जो आरएनए होता है वो 80% होता है। अगर हम देखें 3 तरह से राइबोसोम हमें बनता हुआ दिखता है। आरएनए, इसमें कंट्रीब्यूशन आरएनए का होता है 80%, ठीक है जी। और एमआरएनए, और उसके बाद टीआरएनए, ये अभी हम समझेंगे, आरएनए डीएनए अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस हियर। जो प्रोटीन सिंथेसिस वो यहीं पर होता है, और एक तरह से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अगर हम आरएनए और प्रोटीन का रेशो देखें तो 1:1 है, ठीक है जी। और व्हेन राइबोसोम अकर इन ग्रुप दे आर कॉल्ड पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है जी। अब राइबोसोम ध्यान रखना प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक आपको याद रखना है, इट इज एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने अभी पढ़ा, उसका भी ये बेसिकली इसको उसके साथ भी एसोसिएट करता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, डेट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजन ऑफ सेल, ठीक है। ध्यान से समझना है, इसको इंजन ऑफ सेल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था, साइटोप्लाज्म क्या होता है मैं फिर बता देता हूं आपको। सेल को अगर हम सेल में अगर हम सेल वॉल को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी। इसको याद रखना एज इट इज, प्रोटोप्लाज्म को अगर हम माइनस करेंगे, मतलब न्यूक्लियस को माइनस करेंगे प्रोटोप्लाज्म में से, तो हमारा क्या बन जाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब एक तरह का सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें हमने न्यूक्लियस हटा दिया और जो सेल वॉल था उसको हटा दिया, ठीक है। जो अंदर का सारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारा का सारा जो फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया इंजन ऑफ सेल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, इस तरह से यहाँ पर फ्लोट करता हुआ हमें दिखता है राइबोसोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया था ये ह्यूमन में तो प्रेजेंट ही नहीं होता, अगर ह्यूमन में प्रेजेंट होता तो हमें यहाँ पर डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमन का येलो होता, ग्रीन होता, ब्लू होता, आई थिंक ये ब्लू ही हो अगर मैं गलत ना हो तो, बट चलिए। प्लास्टिड्स होता क्या है, देखिए ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। अब लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दे आर आल्सो सेमी एटोनोमस ऑर्गेनल्स, ठीक है जी। और डिपेंड करता है
कि कलर क्या है उसके बिहाव पर हम प्लास्टिड को क्लासिफाइड करते हैं। 3 टाइप में हम प्लास्टिड को क्लासिफाइड करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। अच्छा, आपने एक आजकल इम्यून सिस्टम का हम काफ़ी ज़्यादा जिक्र करते हैं कोरोना वायरस के दौर पे, एलोवेरा सुना होगा आपने, है ना। एलोवेरा जब हमें देखने को मिलता है वैसे तो वो ग्रीन कलर का होता है, जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं मतलब उसके अंदर से जब हम एलोवेरा निकालते हैं तो वो कलरलेस होता है। वैसे हमें वाइट से कलर का फ्लूइड सा देखने को मिलता है, वैसे वो कलरलेस ही कंसिडरेबल है। तो आप ल्यूकोप्लास्ट कंसीडर कर सकते हैं। कलरलेस प्लास्टिड जो होता है वो आप एलोवेरा का एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो हमेशा प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है, ये मेनली स्टोर करता है फूड्स को। ठीक है। और ये 3 टाइप में हमें देखने को मिलता है। एम्लियोप्लास्ट ये स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है। पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं उसमें जो स्टार्च होता है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है। एलाइलोप्लास्ट है, ये स्टोर करता है लिपिड्स एंड ऑयल, ये हमें कैस्ट्रो एंडोस्पर्म में देखने को मिलेगा। एलेरोप्लास्ट है, ये स्टोर करता है प्रोटीन को। प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हम वेजिटेरियन में मेज ग्रेन्स की बात करेंगे। ठीक है। उसमें मेनली ये स्टोर करके देखते हैं। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, अब देखिए क्रोमोप्लास्ट क्या है, दे आर वेरियसली कलर्ड प्लास्टिड्स। ठीक है। अब फ्लावर्स में भी प्रेजेंट होता है। चलिए बताइएगा, फ्लावर्स का जो कलर होता है उसमें कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, मतलब उसका नाम क्या है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा नाम है। ठीक है। और जो टोमेटो का हमें रेड सा कलर देखने को मिलता है लाइकोपीन की वजह से, और कैरेट का ऑरेंज सा कलर होता है। ठीक है। वैसे तो रेड ही होता है, बट समटाइम्स जो हमें बिन मौसम कैरेट देखने को मिलती है तो वो कैरेटीन की वजह से होता है, या फिर कैरेट का जो कलर होता है वो कैरेटीन की वजह से होता है। चिलीज़ का जो कलर होता है वो कैपेसाइसिन की वजह से होता है। जो मेन से है वो मैं आपको क्वेश्चन में भी करवा दूंगा। वैसे ये 3 है, और एक फ्लावर का पूछा जाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड, मतलब या जो पिगमेंट होता है इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट में उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। मेनली जो प्लांट हमें हरे भरे देखने को मिलते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल खाओ अगर आपको वीकनेस सा फील होता है ना, और लाइक जैसे रात को नींद नहीं आती। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वैसे ही कोरोना वायरस के चलते हुए पेपर नहीं हो रहे तो कई लोगों की तो नींद भी उड़ जाती है, तो उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। ठीक है। और मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं ग्रीन वेजिटेबल लो। ठीक है। तो ग्रीन वेजिटेबल जो में क्या होता है सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या होता है सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम। ठीक है जी। तो क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें देखने को मिलता है ग्रीन कलर। ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेंट्रोसोम ये हमें एनिमल सेल में देखने को मिलता है। देखिए सेंट्रोसोम का मेनली काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन में काम करता है। ठीक है। क्रोमोसोम आपने डेफिनेटली सुना होगा, इसको मैं आपको भी डिस्कस भी कराऊंगा अच्छे से। तो जो क्रोमोसोम में सेल डिवीजन होता है ना, उसी को आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो सेल डिवीजन होने के बाद रेगुलेशन का काम करता है वो है सेंट्रोसोम। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद वैक्यूल्स है। अब वैक्यूल्स मेनली प्रेजेंट होता है प्लांट में। ठीक है। अब देखो प्लांट में क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं, मतलब कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं अपने पास। ठीक है। हम ह्यूमन तो नहीं फूड को स्टोर करके रख सकते ना, डे टू डे हम कुछ ना कुछ खाते हैं। ठीक है। और ये हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। अब हम अपने कोई भी ऐसा हमारी बॉडी में स्टोरेज का कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। तो लेकिन प्लांट में है। अब हमारे अंदर थोड़ी सी स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, तभी हमारे वोल डे की एनर्जी बनी रहती है। तो वैक्यूल्स होता है, बट प्लांट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। बस इसको इतना सा समझ लीजिए, बहुत है। उसके बाद डीएनए आरएनए का ये जो आपको देखने को मिल रहा है चार्ट, इसको आप अच्छे से देखिएगा खुद से। इसको मैं एक्सप्लेन करवा देता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी डीएनए आरएनए होता क्या है। अब देखिए डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेक्चर्स थोड़े से आपको टाइम के अकॉर्डिंगली लेंथी देखने को मिलेंगे, मतलब थोड़े लंबे लेक्चर्स बनेंगे, क्योंकि अब 60 डेज़ में अगर हम क्रैश कोर्स एक तरह से कवर करेंगे और रिवीजन सीरीज़ कवर करेंगे तो लेक्चर्स डेफिनेटली थोड़े से
आपको लेंथ वाइज देखने को मिलेंगे, मतलब टाइम स्लॉट ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट चलिए कोई बात नहीं, वर्थ है, आपको डेफिनेटली इसमें बेनिफिट मिलेगा तो वर्थ ही है, आप देखिएगा ज़रूर इसको। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि डीएनए जांच कराओ, पता लगे कि इनके एंसेस्टर्स कौन है। और डीएनए मेनली कहाँ फाउंड होता है, हमें न्यूक्लियस में, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए फाउंड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक तो न्यूक्लियस में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है जी, इसको डिस्कवर्ड किसने करा था, फ्रेडरिक ने। ठीक है, अब डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 नाइट्रोजन बेस। ठीक है, एक है ए, टी, सी, जी। अब ए से बोले तो एडेनाइन, और टी से बोले तो थैमाइन, सी से बोले तो साइटोसाइन, एंड जी से बोले तो ग्लूनाइन। ठीक है जी, तो याद रखना डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, डीएनएज आर कोल्ड ऑफ फार्मिंग क्रोमोसोम्स एंड ईच क्रोमोसोम हैज़ 1 पेयर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, जो क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीज़न के लिए, और क्रोमोसोम के अगर हम पेयर देखें तो वो हमें 23 पेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब 23 पेयर को अगर हम अच्छे से समझें यहाँ पर, ठीक है, देखो 22 पेयर और एक 1 पेयर। जो ये 1 पेयर होता है हमारा, इसको हम एक तरह से सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, एलो क्रोमोसोम, और ये होता है हमारा एल्टो क्रोमोसोम। ठीक है, जो अब यहाँ पर डीएनए और जो क्रोमोसोम का रिलेशन है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसको मैं डिटेल में कराऊंगा। जस्ट ये ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो, अब नॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम, अब जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। ठीक है, अगर मान लो कि क्रोमोसोम इंक्रीज़ हो जाएगा, एक नंबर 46 होता है, जैसे अगर हम 23 पेयर को कंसीडर करें तो हम 46 क्रोमोसोम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम इंक्रीज़ हो गया, टोटल किसी भी पर्सन के अंदर अगर 47 क्रोमोसोम होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। ठीक है, समझे, अगर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हुआ तो उसको हमने क्या बोला, ट्राइसोमी। अगर एक डिक्रीज हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को समझना होगा किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो जैसे आपने एक डिसीज सुनी है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब जो डाउन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, जो 21 पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। मतलब यहाँ पर हमें ट्राइसोमी देखने को मिलती है। जो 21 पेयर होता है इसमें या तो XY होना चाहिए था, ठीक है, सॉरी 21 पेयर है, यहाँ पे हमें या तो एक्स, जो 21 पेयर है ये तो XY वाला तो खैर सेक्स क्रोमोसोम हो गया, इसको कंसिडर मत कीजिए। 21 पेयर, ठीक है, जो 21 पेयर क्रोमोसोम है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 2 की जगह 3 क्रोमोसोम। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे 21 पेयर में। अगर ऐसा होता है तो उस बच्चे को पैदा होते कौन सी डिसीज़ हो जाएगी, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो उसका जो हेड होगा वो राउंड होगा, ठीक है, और हाइट उसकी बहुत छोटी सी होगी, ठीक है, और उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा, और इसकी बहुत ही कम एज में डेथ हो जाएगी। कंसीडर कर लो आप 16 to 18 ईयर में उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा उसकी लंबी लाइफ नहीं होगी। उसके बाद अगर हम कंसीडर करें, एक आता है हमारा नेक्स्ट टर्नर्स सिंड्रोम। ये भी बेसिकली ये आपका मोनोसोमी का एग्जांपल है। हाँ जी, ये मोनोसोमी का एग्जांपल है, ट्राइनर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल का डिक्रीज हो जाता है। 1 सेक्स क्रोमोसोम डिक्रीज इन फीमेल। ठीक है, तो मेनली ये जो हमें डिसीज़ देखने को मिलती है टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो डेवलप नहीं करता, ब्रेस्ट डेवलप नहीं करती, ठीक है, और जो ओवरी होती है वो भी डेवलप नहीं करती। ठीक है, तो ये मेनली फीमेल में देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम, और ये एक तरह का क्या है, मोनोसोमी सिंड्रोम है। ठीक है, उसके बाद एक है, आपने इसको सुना ही होगा, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, लाइनफेल्टर्स, न्यूज़ में नहीं न्यूज़पेपर में, लाइनफेल्टर्स
सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इन दिस सिंड्रोम 1 सेक्स क्रोमोसोम इंक्रीज इन मेल, ठीक है। इसमें मेल में क्या हो जाता है कि एक तो ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती है, ठीक है, और स्पर्म विल नॉट फॉर्म्ड इन मेल, मतलब जो स्पर्म होता है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एक डिसीज़ हो जाती है, इसको कहते हैं हम गाइनोकोमास, ठीक है। आई थिंक मैं इसको गलत ना बोल रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में इसको नपुंसकता बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना। उसके बाद है पेटोस सिंड्रोम। पेटोस जो सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, ये 13th पेयर में हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिलता है, मतलब ये भी एक ट्राइजोमी सिंड्रोम का एग्जांपल है, ट्राइजोमी क्रोमोसोम का एग्जांपल है। यहाँ पे 13th पेयर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्मॉल हेड रह जाता है, ठीक है, और 5 की जगह 6 फिंगर देखने को मिलती है। हार्ट और किडनी में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा अच्छे से जो भी चाइल्ड होता है वो डेवलप नहीं कर पाता, ठीक है, उसको प्रॉब्लम रहती है हमेशा से हार्ट में, किडनी में, ठीक है। तो ये होता है पेटोस सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ड सिंड्रोम। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम। इन दिस सिंड्रोम ट्राइसोमी अकर्ड इन 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर जो 18th पेयर होगा इसमें 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। और इसमें भी किडनी प्रॉब्लम होती है एडवर्ड में, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। उसके बाद है आरएनए, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया आरएनए डीएनए, जस्ट आपको बता दिए क्या होता है, हम डिटेल में इसको अच्छे से समझेंगे। आरएनए को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आरएनए इसको बोला जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में होता है प्रोटीन उसको सिंथेसाइज करने में काम करता है, ठीक है। एंड इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट ऑफ न्यू सेल इन ह्यूमंस, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है आरएनए का, एक तो कैरियर होता है जेनेटिक्स का, ठीक है, कैरियर ऑफ जेनेटिक्स, और जो मैसेजेस होते हैं डीएनए और राइबोसोम के बीच में, तो उसको एक तरह से सर्व करता है, सर्व मैसेजेस बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम, एंड प्रमोट करता है राइबोसोम को कि वो राइट एमिनो एसिड को ही चूज़ करे, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर राइबोसोम को ये क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से उसको कहते हैं कि चूज़ कीजिए, यहाँ पर कहता तो नहीं होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या है, टू चूज़ द राइट एमिनो एसिड प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोटीन्स, ठीक है जी। उसके बाद आरएनए डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, अभी हमने समझा भी था, टीआरएनए और आरएनए और एमआरएनए। टीआरएनए बेसिकली ट्रांसफर आरएनए, ये हमें एमिनो एसिड क्या एंड पॉइंट होता है वहाँ देखने को मिलते हैं, और ये कनेक्ट करता है आरएनए को एमिनो एसिड के साथ, ठीक है जी। आरएनए ये राइबोसोम का एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, और ये पार्टिसिपेट करता है जब प्रोटीन हमारी बॉडी में सिंथेसिस करता है, ठीक है, बनता है। उसके बाद एमआरएनए, ये एक तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। बहुत ही सिंपल है, बाकी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, और वाटसन एंड क्रिक मॉडल के थ्रू समझेंगे इसको काफ़ी डिटेल में, और वहाँ मैं आपको समझाऊंगा अभी जेनेटिक में किस तरह से बेसिकली इसका रोल रहता है, और इसको हम कोरोना वायरस के केस में भी एक बार जोड़कर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। होपफुली आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है, और जो भी आपका वीक सेक्शन है अभी के लिए उस पर ज़्यादा वर्क कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। ये एक आपको रिवीजन के तौर पे सेल का स्ट्रक्चर है, ये आप देखिएगा, और आपको जो भी हमने अभी तक पढ़ा ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।